हम लोग जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर सेकंड दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या कुछ भी समझो तो मैं आपको उससे पहले एक बेसिक सा एक चार्ट समझाता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर कराऊंगा। देखो, जो भी आप काम करते हो उसे कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी आप काम करते हो उसे कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, ठीक है ना। जो भी इंसान काम कर रहा है, खाना खाना ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है ना। बाहर जाके खेलना, ठीक है ना, खाना बनाना, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती है। इसको हम अच्छे से अगर डिवाइड करें तो, ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से डिवाइड करें तो ह्यूमन एक्टिविटी हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी मतलब इंसान के ऐसे काम जो वो कर रहा हो, ठीक है ना, और उसमें उसका मोटिव यानी कि जो मकसद हो वो पैसा कमाना हो, अर्न मनी, पैसा कमाना हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी होती है ना, वो वहां पर आपका मोटिव जो है ना वो पैसा कमाना नहीं है। वहां पे आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आप मेंटल सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है ना। हो सकता है आप मेंटल सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करो। जैसे मान लो आप अपने दादा या मान लो कहीं रोड पे किसी आपने अंधे को या फिर किसी भी इंसान को आपने रोड पार करा दिया हो, किसी की हेल्प कर दी हो आपने, यहाँ पे आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है। तो जब आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। होती तो इंसान की ही एक्टिविटीज हैं, लेकिन इंसान की एक्टिविटीज जो भी सारा मकसद पैसा कमाने के लिए हो तो बेटा वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो कि हम स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग इसी से करेंगे, हमें बात करनी है यहाँ पर इसी के बारे में। क्यों? क्योंकि जब हम पैसा कमाते हैं तो वो तीन सेक्टर से हमारे इकोनॉमी के अंदर हम लोग पैसा कमा सकते हैं, तीन सेक्टर से। तो वो तीनों सेक्टर के बारे में हम डीपली बात करेंगे, जिसको आप समझ रहे होगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमी जो होती है ना वो बनी होती है अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्क पीपल डू। मतलब जब भी एक इकोनॉमी बनती है, एक देश की इकोनॉमी बनती है, तो उस देश की इकोनॉमी जब बनती है जब वहाँ पे लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं। इसीलिए हम इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमी में हम लोग जब अलग अलग तरीके के काम करते हैं, हम जैसे हमने बताया ना कि पैसा कमा रहे हो, तो पैसा कमाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। जब आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा कमाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके। तो हम ना उसको सेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टाइप की जॉब्स को। तो देखो वही लिखा हुआ है कि हम इन जॉब्स को ना अलग अलग सेक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से वो सेक्टर होते हैं? सबसे पहला होता है बेटा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या होता है वो चीज़ हमें समझनी है। तो प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, इस सेक्टर के अंदर हम नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई संसाधन या ऐसा कोई स्रोत जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिला हो और हम उसको क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उसको नेचर से ले रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फार्मिंग करना, फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉटन है, गेहूं है, वो बारिश या धूप पे डिपेंड करते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉटन की खेती कर रहे हैं या गेहूं कर रहे हैं, तो वो नेचर से आ रहा है डायरेक्ट। समझ रहे हो? कोई चीज़ हम जैस बात हम थोड़े एफर्ट्स या थोड़े रॉ मटेरियल डाल रहे हैं वो अच्छी प्रोडक्शन के लिए, बट एट लास्ट वो नेचर से ग्रोथ हो रही है उसकी। या फिर बेटा दूध प्रोड्यूस करना, ये डिपेंड करता है जानवरों पे, है ना, एनिमल्स एंड फॉडर पे। उसके बाद फिशिंग करना, मतलब वही जो मत्स्य पालन होता है ना, जो आप मछली पालन करते हो, मछलियों को आप क्या कहते हैं, समुद्र में जा जाके जब मछलियाँ निकालते हैं, वो भी बेटा नेचुरल अपना प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। या फिर बेटा फॉरेस्ट्री करना, जिसमें आप लकड़ियाँ इकट्ठी करते हो, ये सब प्राइमरी के अंदर आता है। या फिर खादानों से, है ना, जो भी मिनरल्स है वो निकालना, सोना चांदी, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सारी आयरन और ये सब चीज़ें जो हम निकाल रहे हैं, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जहाँ पर हम नेचर को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। वाई प्राइमरी? बिकॉज सबसे पहला स्टेप होता है और बेस होता है किसी भी चीज़ को बनाना। अगर आप आगे जाके टेबल बनाना चाहते हो तो लकड़ी है, लकड़ी कहाँ से आ रही है, लकड़ी फॉरेस्ट्री करके आ रही है। तो प्राइमरी सबसे पहला स्टेप है, पहली बात, और बेस है। कोई भी चीज़ बनानी है तो ये सबसे पहले चीज़ ये बनानी पड़ेगी आपको, लकड़ी आनी चाहिए। इसको बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो प्राइमरी सेक्टर है उसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जैसे हम दूसरा अपना द्वितीय सेक्टर कहते हैं। अब देखो, जो भी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर से बनी थी, जो भी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में बनी थी, उसको
और मॉडिफाई करना। वो जो प्राइमरी सेक्टर में बना था ना, वो एक तरीके से रॉ मटेरियल था, ठीक है ना, वो एक तरीके से समझ लो रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी निकाल दी, मछली निकाल दी, या फिर सोना चांदी निकाल दिया, तो अब उसको और क्या चीज़ बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें सोना निकाला, सोने का हम आगे क्या करेंगे, लोहा निकाला, लोहे को आगे हम किस किस चीज़ों में यूज़ करेंगे, तो वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्री में, यानी कि मतलब कोई भी कच्चा माल, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं आप डायरेक्टली नेचर से निकाल रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, पहला स्टेप है। उसके बाद गेहूं से आप आटा बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, चीनी आप शुगर केन गन्ने से आप चीनी बना रहे हो, या आप बिस्किट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्री है। यानी कि वहां पर आप कन्वर्ट करते हो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, ठीक है ना। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है, बहुत से इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। बाकी ये नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी सेक्टर के बाद, जहाँ पर आप मशीन का इस्तेमाल करके इन गुड्स को तैयार करते हो, फैक्ट्रीज के अंदर, वर्कशॉप या घर के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने कॉटन का इस्तेमाल करा यान और क्लॉथ बनाने के लिए। अब देखो कॉटन आप कहाँ प्राइमरी में प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉटन निकाल रहे हो, और अब आप उसी से धागे बना रहे हो या कपड़ा बना रहे हो। या फिर बेटा शुगर केन, गन्ने की खेती होती है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, तो उससे आप शुगर या जैगरी बना रहे हो, ठीक है ना। या फिर आप अर्थ का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रिक्स निकालना बिल्डिंग के लिए, तो ईंटें निकाल रहे हो, ईंटों मिट्टियाँ निकाल रहे हो, उससे बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है, और इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। फिर भैया टेरिजरी सेक्टर आता है। यूँ मत सोचना कि ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, ये नहीं, ये थर्ड स्टेप नहीं है। देखो प्राइमरी है और सेकेंडरी है। अब आप सोचो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हुआ, यहाँ कच्चा माल बन रहा है और यहाँ उसको फिनिश गुड्स में तैयार किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन ना हो तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे पे काम नहीं कर पाएगी, और ये दोनों को कनेक्शन को सपोर्ट करता कौन है, टेरिजरी सेक्टर। ये सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड करता है, सिर्फ गुड्स नहीं देता आपको, मतलब डायरेक्टली गुड्स नहीं दे रहा। ये सेक्टर सिर्फ सर्विस सेक्टर कहलाता है। ये सर्विस मदद करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करना लोगों को, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मान लो आपने कॉटन बनाया, कॉटन आपने बनाया ए प्लेस पे, और बी प्लेस पे आपको उसको भेजना है ताकि वो कपड़ा बने, और वो 100 किलोमीटर दूर है, तो भाई जायज़ बात है ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट को क्या कहोगे आप, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। या फिर एग्जांपल अगर हम और बात करें तो और क्या कह सकते हो बेटा, जहाँ पर कहीं सामान बहुत सारा रखा जाता है, गोडाउन, बैंक आपको लोन देता है, सर्विसेज है ना। डॉक्टर के पास आप जाके अपनी हेल्थ चेक करवा रहे हो, ये सब सर्विसेज है। सर्विसेज और गुड्स में एक फ़र्क होता है बेटा, देखो आप ध्यान से समझना। गुड्स जो हमें गुड्स जो हमें दिखाई देते हैं, महसूस क्या, टच करते हैं फिजिकली, उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दुकान पे जाके बिस्किट लेकर आ गए, लेकिन जैसे आप बाल कटवाने जा रहे हो, ठीक है ना, या मसाज करवा रहे हो, तो वो सब सर्विसेज हैं। मतलब वो आपको ना एक तो उसी टाइम पे मिलेगी जब आपको उसको कंज्यूम करना है, दूसरा और वो दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो महसूस होगी कि हाँ मिल रही है, समझ रहे हो, इस तरीके से। सर्विस की अगर हम टाइप की बात करें तो देखो एक हो सकता है जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करे, ऐसी सर्विस, मतलब सर्विस कैसी, जो सपोर्ट करे अपनी किसको सपोर्ट करे, प्रोडक्शन को, क्योंकि हमें पता है माल बनना है। जैसे देखो ना, गुड्स जो है वो ट्रक्स या ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये सर्विस ही तो है, लेकिन ये कौन सी है, प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाली सर्विस, ठीक है ना। या गोडाउन्स में गुड्स को रखना, स्टोरेज वाला सर्विसेज, कम्युनिकेशन, टॉकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग लेटर्स, ये प्रोडक्शन करने के लिए हो सकता है, ठीक है ना। बेटा ध्यान रखना ये वाले, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना, कम्युनिकेशन करना, बैंकिंग करना, ट्रेड करना, ये आगे जाके हम 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग करना मतलब उधार लेना लोगों से, या फिर सेल करना गुड्स को शॉप्स के अंदर, तो ये सब बेटा ट्रेड। देखो ध्यान से समझना, मेरे बहुत से लोग इसको क्या सोचते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अगर आप बाहर किसी दुकानदार को देख रहे हो, उससे आप एक बिस्किट खरीद के ला रहे हो 10 रुपये का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुकानदार वाले भैया जो है ना वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्राइमरी या सेकेंडरी में आते होंगे, नहीं बेटा, वो आते हैं टेरिजरी के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो माल, गुड्स, वो बिस्किट किसी और ने बनाया होगा प्राइमरी पे, फिर सेकेंडरी पे किसी और ने। टेरिजरी वाला बंदा तो सिर्फ उसको प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है ना, एक तरीके से, समझ रहे हो, उनका मेन काम है सर्विस देना। उसके अलावा और क्या क्या सर्विस हो सकती है, तो जैसे टीचर्स हो गए, ये सर्विस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, है ना, पर्सनल सर्विस जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, है ना, कॉबलर्स, ये सब, लॉयर, अकाउंटेंट, ठीक है ना। और आजकल तो नए IT बेस्ड आ गई हैं सर्विसेज, ठीक है ना, जैसे ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कैफेज, कंपनीज, ये सब। तो इसको टेरिजरी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी है, ये थर्ड स्टेप नहीं है, ठीक है, और इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो भैया इन तीनों की समरी है, हम तीनों समझ चुके हैं, अब समझ में आ गया होगा। सबसे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि इन सेक्टर को कंपेयर करते हैं भाई। तो कंपेयर करने से पहले आप समझो प्रोडक्शन होती क्या है। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिजरी सेक्टर,
ये सभी ना सभी कोई ना कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर में जाओगे तो आपको क्या सर्विस सेक्टर में क्या आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ, प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल देखो, समझो क्या होता है ना, सर्विस में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मैं दुकान में गया, मैंने कहा जी आजकल चल नहीं रहा 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी, है ना, वो चल रहा है। तो क्या कहते हैं, अब वो पूछा जी कि 10 रुपये का अपना बिस्किट का पैकेट कितने का है, मतलब इस तरीके से। तो कहने का मतलब है मैं वहाँ पे बिस्किट लेने गया, मुझे बिस्किट मिल गया। उन अंकल के नज़रिए से देखता हूँ जिन्होंने मुझे दिया होगा वो बिस्किट, तो वो जो है ना वो उस बिस्किट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे वो उसकी, ना वो उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ रहे हैं क्योंकि वो बना नहीं रहे, और सेकेंडरी में भी नहीं आ रहे। वो बाकी बंदों के ज़रिए उनके पास वो सामान पहुंचा और उनका काम है कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो वो ना तो प्राइमरी सेक्टर में आ रहे हैं ना सेकेंडरी में आ रहे हैं, वो सर्विस में आ रहे हैं। अच्छा, अगर वो नहीं हो तो क्या मेरे को बिस्किट मिल पाएगा? आपको कि नहीं भैया, फिर तो कंज्यूमर तक सर्विस सामान नहीं पहुंच पाएगा। तो सर्विस सेक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर्विस सेक्टर में हम सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी में हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम ये दोनों चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जब हम दोनों चीज़ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, तो यही तो प्रोडक्शन है, किसी चीज़ को बनाना। आपको डिलीवरी वाला बंदा सामान ला के दे रहा है, ठीक है ना, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से, तो वो आपको सर्विस दे रहा है क्योंकि उसके बदौलत आपको सामान पहुंचा। तो एक तरीके से उसने सर्विस प्रोड्यूस करी, गुड्स किसी और ने प्रोड्यूस कर, लेकिन दोनों मिलके प्रोडक्शन हो पाई। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग इन तीनों सेक्टरों में जो है इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बना सकें। हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है हर सेक्टर में, एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। तो एक तो ये समझना पड़ेगा कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है हर सेक्टर में और कितने लोग वर्क काम करते हैं हर सेक्टर में। कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डोमिनेंट है दूसरे से, है ना, टर्म्स अगर हम बात करें प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हमें पता है 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब जायज़ बात है तीनों सेम तो होंगे नहीं, हो सकता है कोई सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करके दे रहा हो, कोई सेक्टर कम ग्रोथ करके दे रहा हो, किसी में आबादी ज़्यादा काम कर रही हो, किसी में आबादी कम काम कर रही हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम प्रोडक्शन को नापते कैसे हैं वो बात कर रहे हैं। कह रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है हर एक सिंगल आइटम जैसे कार, कंप्यूटर नीड्स, हर एक चीज़ को काउंट करना। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या करा, वैल्यूज़ का यूज़ करा, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स। उन्होंने कहा कि सबका ना प्राइस कैलकुलेट करो, ये मत कैलकुलेट करो कि वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कैलकुलेट करो कि उनका प्राइस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलो जो है अपना गेहूं था 20 रुपये का, तो उसका प्राइस कैलकुलेट कर लो 2 लाख हो गया। उन्होंने कहा ये मत कैलकुलेट करो कि 10 किलो गेहूं बन रहा है, नहीं, 5000 कोकोनट्स थे, 15 रुपये का एक कोकोनट, तो 75,000 रुपये। तो दिस इज डन फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन ईच सेक्टर, देन दीज वैल्यू एडेड अप। तो देखो क्या हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है जहाँ पर 10 किलो गेहूँ बना, 20 रुपये का एक 20 रुपये किलो एक गेहूँ था, तो 2 लाख रुपये पैसा बना। 5000 कोकोनट्स थे, 15 रुपये का कोकोनट, 75,000 रुपये बना। तो ये ऐसा समझ रहे हैं कि ये प्रोडक्शन है इतने रुपये की और इतने रुपये का माल बिकेगा, तो यही हमारे देश की इनकम भी एक तरीके से कहीं ना कहीं। चलो खैर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रूल, ओनली काउंट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये बात ध्यान रखना जब भी आप गुड्स को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप कंपैरिजन करना चाहते हो, जब भी आप कंपेयर करोगे इन तीनों सेक्टरों को, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ना जो गुड्स और सर्विस है ना, इसका हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस को कैलकुलेट करना है, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस को। कहता है क्यों? अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं काउंटिंग सेम वैल्यूज ऑफ मल्टीपल टाइम्स, तो उसको आप फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करो। मैं इस बात को समझाता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ, इसी के थ्रू समझ लेते हैं। एक फार्मर ने वीट बेचा एक फ्लोर मील को, एक मील थी जिसका नाम था, मतलब फ्लोर मील है ऐसे मान लो, और उसको गेहूं बेचे 20 रुपये पर किलो से, ठीक है ना। तो 20 रुपये पर किलो अपने गेहूं बेचे, ठीक है ना। और मील्स ने ना उस वीट को, उस गेहूं को फ्लोर आटे में कन्वर्ट करा और उसको बिस्किट कंपनी को बेच दिया 25 रुपये में, 25 रुपये पर किलो। बिस्किट कंपनी ने यूज़ करा उस फ्लोर को, और उसमें और भी बहुत सारी, क्योंकि देखो बिस्किट बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है, और उसको कंज्यूमर को बेचा 80 रुपये में। तो फाइनल गुड क्या है? बिस्किट 80 रुपये का, ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी फाइनल प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं हुए हैं, जैसे कि ये 20 रुपये, ये 25, कि ये फाइनल गुड्स नहीं है क्योंकि अभी इसमें और प्रोडक्शन हो रही है। ये 25 रुपये फाइनल नहीं, अभी इसमें और प्रोडक्शन हो रही है। ये फाइनल गुड्स है जो कंज्यूमर तक पहुंचेगा 80 रुपये। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है
वीट एंड फ्लोर इसके एग्जाम्पल है। और इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे हैं जो फाइनल गुड्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स 80 रुपये थी, ठीक है ना, ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं उसके अंदर 25 और 20 रुपये, इसलिए बार बार कैलकुलेट मत करो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहला बंदा वीट बेचा, ठीक है ना, प्रोड्यूसर है अपना, प्रोड्यूसर ने मान लो फॉर एग्जांपल दूसरे प्रोड्यूसर को 20 रुपये में गेहूँ बेच दिया। फिर प्रोड्यूसर 2 ने उसको फ्लोर आटा बनाया, ठीक है ना, और उसको 25 रुपये में एक तीसरे प्रोड्यूसर को बेचा। तीसरे प्रोड्यूसर ने उसे 25 रुपये में लिया और उसके अंदर और भी चीज़ें मिक्स करी। मान लो एक चौथा प्रोड्यूसर था, उससे चीनी ले ली फॉर एग्जांपल 25 रुपये की चीनी ले ली मान लो, तो 50 रुपये की लागत हो गई। लागत मतलब कितना उसका माल बन रहा है, तैयार हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल वो उसको कंज्यूमर को बेच रहा है। अब देखो एक काम करते हैं, चलो एक मिनट रुको, एक और चीज़ बढ़िया समझाता हूँ। ये सब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 50 रुपये मान लो ये सब गाँव में विलेज में बैठे हैं, इन सब ने एक ट्रक ड्राइवर को बहुत ध्यान सुनना, एक ट्रक ड्राइवर को, ठीक है, 10 रुपये का ट्रक ड्राइवर का कॉस्ट लगवा के, क्योंकि ट्रक ड्राइवर सामान पहुंचाएगा, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही, कंज्यूमर तक नहीं रिटेलर तक पहुंचाया, दुकान पे, दुकान वाले को दे दिया और इनका काम ख़त्म। दुकान वाले को फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने इसको 70 रुपये में बेच दिया, और फिर दुकान वाले ने, अब ध्यान सुनना, देखो दुकान वाले ने इसको कंज्यूमर को 80 रुपये में बेच दिया। आपको क्या समझना है, या ना 20 ना 25 ना 50 ना 50 कुछ भी नहीं, आपको ये समझना है फाइनल गुड्स कितने का है, 80 रुपये का, खत्म, दैट्स इट। ये कैलकुलेट कर लो, आपकी इनकम बन जाएगी। मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो या कितने रुपए की आपकी इनकम बन रही है। अब देखो समझो इसको हम और तरीके से कैसे, सबसे पहले ये गुड्स 20 रुपये का बना, सही बात है, फिर एडअप कितना हुआ, 5 रुपये का मुनाफा एडअप हुआ, ये समझो, ठीक है ना। ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्यों, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्शन के लिए नहीं जा रहा, मतलब ये डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बिक रहा। जब भी कोई माल डायरेक्ट कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को बिके, वो फाइनल गुड्स होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद 25 रुपये का इसमें इतना भी लगा है ना, ये भी 25 रुपये लागत, फिर ये 10 रुपये की लागत और लग रही है ना, फिर ये 10 रुपये की लागत और लगा रहा है कि नहीं, और कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो 5 और 5 10, ठीक है ना, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 80 रुपये। तो आप या तो कितनी वैल्यू ऐड हो रही है वो सब जोड़ लो, या फिर डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर पे ध्यान दो, कि भैया वहाँ तक कितना सीन चल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए हम वीट और फ्लोर को सेपरेटली क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, अगर हम काउंट करेंगे तो ओवरलैप हो जाएगा भाई, 2 बार गिनती आ जाएगी। अगर मान लो मैं जीडीपी निकाल रहा हूँ या अपने देश का कुछ भी इनकम निकाल रहा हूँ, और मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को जैसे 20 रुपये, 25 रुपये, फिर 25 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 80 रुपये, सब अलग अलग कैलकुलेट, बहुत डबल ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो सही नहीं है, वो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। एक देश सोचने लगे हम बहुत विकास कर रहे हैं बेटा, तो ये गलत चीज़ है। तो बेटा यहाँ से हम नापेंगे जीडीपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आपको बस इतना ही समझना है। 10th में 11th में जाके इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, 11th 12th में इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो सिंपल कुछ नहीं है, एक देश के अंदर, अब देखो अभी आप फाइनल गुड्स समझ चुके हो, फाइनल गुड्स और सर्विस समझ चुके हो, 80 रुपये वाली। एक देश के अंदर कितना फाइनल गुड्स और सर्विस एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर ईयर में, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब भाई फॉर एग्जांपल मान लो हमारे देश में सिर्फ 80 रुपये प्रोड्यूस हुआ है, इसके अलावा कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो ये हमारे देश की जीडीपी बन जाएगी एक साल के अंदर। अब ऐसे मान लो ऐसे 10 लोगों ने सेम 80 रुपये प्रोड्यूस करा है, तो आप कहोगे भैया 80 गुना 10 लोग, तो हमारे देश की जीडीपी 800 रुपये। समझ रहे हो ये सारी चीज़ें, यानी कि मैं अगर टीचिंग कर रहा हूँ और उससे जो भी मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और अगर वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में काउंट हो रही है तो ठीक है, या मैं कोई भी सामान खरीद रहा हूँ, कोई भी कंज्यूमर वाला सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं खरीद रहा हूँ बिस्किट, टीवी, कुछ भी चीज़ छोटे से छोटी, वो सभी चीज़ जो भी मैं गुड्स खरीद रहा हूँ वो सभी चीज़ फाइनल गुड्स हैं, ठीक है ना। मार्केट में जो भी फार्मर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स, वो सभी देश का प्राइमरी सेक्टर से कितना आ रहा है, सेकेंडरी से कितना आ रहा है, टेरिटरी से कितना आ रहा है, हमारा देश पूरा जोड़ेगा और वो हमारे देश का जीडीपी बन जाएगा। ये आपको आपकी इकोनॉमी का साइज़ दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी एक देश की बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। जैसे एग्जांपल इंडिया, हमारी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं हमारी जीडीपी के अकॉर्डिंग, हम बन जाएंगे या बन गए। तो पॉइंट भाई पता है क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आप वहाँ उसके हिसाब से यूँ सोचो कि इंडिया तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे विकास है, ऐसा नहीं है। इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, वो अभी भी डेवलप कर रही है
ऐसा क्यों नहीं है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इसको हाथों हाथ समझा भी देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। बेटा ध्यान रखना, जीडीपी जो है वो आपको ये बता रही है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, या हमारा देश कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, या फिर उतना ही कंज्यूमर कितना उसको खरीदेंगे, एक तरीके से ऐसा समझ लो। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 केस देता हूँ। ये एक परिवार है, ए परिवार, ये एक परिवार है, बी परिवार, ठीक है। ए परिवार में 3 लोग हैं, 1 2 3, और बी परिवार में 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। ये मान लो 20 रुपये कमा रहा है, ये मान लो 30 रुपये कमा रहा है, ये मान लो 10 रुपये कमा रहा है। मान लो भाई ये अपना 8 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना, ये अपना 7 रुपये कमा रहा है, ठीक है। फिर ये 7 रुपये कमा रहा है, फिर ये 8 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और ये 5 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो इनकी कमाई इतनी है, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा चलो एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते, एक काम करो थोड़ा और आसान कर देते हैं। मान लो ये 20 रुपये कमा रहा है, मान लो ये 30 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और ये 5 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 3 जने हैं, ठीक है ना। जीडीपी अगर फॉर एग्जांपल पता लगाना है कि हर बंदा कितना कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम जिसे कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम मतलब एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा होगा। तो टोटल कमाई जोड़ दो, 3 2 5 और 1 60, डिवाइड बाय 3 लोग, यानी कि ऑन एन एवरेज एक बंदा, क्योंकि इस घर में 3 लोग हैं तो डिवाइड बाय 3, और कितना कमा रहे हैं वो। अब इस घर में कितने लोग हैं, आप कहोगे 5 लोग हैं, 3 2 5 6 और 65, आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 13। इसका मतलब ऑन एन एवरेज इसका एक आदमी कितना कमा रहा है, आप कहोगे भैया 13 रुपये कमा रहा है, और इसका एक आदमी कितना कमा रहा है भैया 20 रुपये कमा रहा है। कौन ज़्यादा सुखद है, आप कहोगे ये ज़्यादा सुखद है, खुश हैं, ठीक है ना। भले ही 20 और 30 तो यहाँ भी कमा रहे थे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कम हो गया। मतलब पता है मेरा कहने का क्या है, मेरा मतलब क्या, मेन मतलब मेरा कहना कि मेरे भाई जब आबादी इतनी ज़्यादा है ना, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, तो हर बंदा 2 2 5 5 रुपये कमाएगा ना, तो वो जीडीपी के लिए, तो देखो जीडीपी गिनो, जीडीपी कितनी हुई 65, इसकी जीडीपी कितनी बनेगी 60, किसकी जीडीपी ज़्यादा, बी की ज़्यादा। इसका मतलब क्या बी ज़्यादा डेवलप्ड निकला, नहीं, बी तो बहुत पीछे है भाई 20 और 13 के हिसाब से। दिस इज़ द प्रॉब्लम, समझ रहे हो, अब समझ गए होगे आप। चलो कौन कैलकुलेट करता है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री चेक करती है स्टेट की मदद से, ठीक है ना। ठीक है बेटा, एक और वर्ड, क्योंकि पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखा था, जब याद हम करा रहे थे तो इससे क्वेश्चन आ रखा था जीवीए से, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड कुछ नहीं है भैया, जीडीपी है एक तरीके से, ठीक है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड एक तरीके से जीडीपी है। इंडिया ने अब जीवीए स्टार्ट कर रखा है जीडीपी निकालने से, ठीक है ना। और जीवीए क्या होता है ध्यान से समझना, जीवीए में थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज आ जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्स एंड सब्सिडीज, मतलब जब जो भी टैक्स और सब्सिडीज है ना उसको एडजस्ट कर लो, और उसके बाद क्या हमारा वैल्यू बचेगा वो जीवीए होगा, ठीक है ना। मतलब ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे, तो अभी इसको आपको नहीं पढ़ना, आपको बस इतना समझना है कि आजकल सरकार, क्योंकि देखो मेनली तो इससे फॉर्मूले आया, फुल फॉर्म का क्वेश्चन आया था, और ज़्यादा कुछ नहीं आया था। जीडीपी आप कैलकुलेट करते हो ना, तो जीडीपी आजकल जीवीए कैलकुलेट करते हैं हम, उससे ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि टैक्स वैक्स से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो टैक्स वैक्स डिडक्शन क्या है ना, सारे टैक्स और सब्सिडीज डिडक्शन करने के बाद, मतलब टैक्स कभी कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि चार्ज करती है सरकार, फिर सब्सिडीज बचत भी तो देती है आपको, तो वो दोनों चीज़ एडजस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जीवीए निकालते हैं। तो आजकल जीडीपी के बदले हम जीवीए निकालने लग गए हैं, जहाँ पर हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। बेटा हिस्टोरिकली क्या बदलाव आए हैं वो सब एक एक करके पढ़ते हैं। ऐतिहासिक क्या बदलाव आए हैं मेरे भाई, ऐतिहासिक बदलाव पढ़ने, ठीक है ना। मतलब जब पहले हमारी जीडीपी निकलती होगी, ठीक है ना, जब पहले हमारी जीडीपी निकलती होगी और आज जो हमारी जीडीपी निकल रही है, तो पहले भी 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, और आज भी 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, तो उनमें जो कंट्रीब्यूशन थे और आज जो कंट्रीब्यूशन है उनमें क्या बदलाव, वो सब पढ़ेंगे। कहता है शुरुआती दौर में जब मान लो फॉर एग्जांपल देश वेश आज़ाद हो रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले भी, क्योंकि आपको पता है देखो कृषि प्रधान देश है, खेती बाड़ी, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी पे ही डिपेंड रहते थे, तो ज़्यादातर लोग काम, एम्प्लॉयमेंट कहाँ निकलेगी, एग्रीकल्चर में। फार्मिंग धीरे धीरे इम्प्रूव्ड हुई, बेटर मेथड आए, मोर फूड आए, तो लोगों के पास ज़्यादा फूड हुआ। नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ, विद मोर फार्मिंग सक्सेस पीपल हु वर नॉट नीडेड ऑन फार्म्स कुड डू अदर जॉब्स। तो अब जब हुआ क्या ना कि जो मान लो जिन लोगों की खेतों में ज़रूरत नहीं थी, तो वो कुछ और काम भी कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो लोग सब उसी पे डिपेंड कर रहे थे। तो मोर क्राफ्ट पर्सन्स जो अपने कलाकारी करते हैं, या व्यापारी लोग हैं ना, ये खेती बाड़ी नहीं कर रहे, आर्टिजन्स मतलब कलाकार लोग जो क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, या ट्रेडर्स जो व्यापार कर रहे हैं, जो किसी, देखो ट्रेडर का मतलब क्या होता है, ट्रेडर मतलब कोई चीज़ बना नहीं रहा है, ट्रेडर मतलब कोई चीज़ खरीदी और बेची, खरीदी
बेची, 2 में खरीदी, 5 में बेची। तो ये ट्रेडर होता है ना कि सर्विस वाला बंदा है वो, ठीक है ना। बाकी बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज अ लॉट, तो इससे क्या हुआ, खरीदारी बेचारी बहुत ज़्यादा हुई। तो मतलब हुआ क्या, मोर देन 100 साल से क्या हुआ ना, देखो ये चीज़ तो हर देश में हुई है। पहले हर जगह खेती बाड़ी ही चीज़ें ज़्यादातर चलती थी, लेकिन नए मैन्युफैक्चरिंग मेथड आ गए, मतलब इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, फैक्ट्रियाँ खुली नई से नई, बढ़िया बढ़िया विकास हुए। तो फैक्ट्री स्टार्ट होनी शुरू हुई है ना, और लोग जो है ना वो खेती बाड़ी छोड़ के फैक्ट्रियों में घुसने लगे, ठीक है ना। और लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगे सस्ते में फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो हुआ क्या, सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के मायने में। इससे क्या हुआ, इससे प्राइमरी से सेकेंडरी में थोड़ा शिफ्ट नज़र आया पिछले कुछ साल में। लेकिन रीसेंट 100 साल में डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्री विकसित देशों में एक और शिफ्ट नज़र आया, सेकेंडरी से लोग टेरिजरी में घुस गए। मतलब पिछले 100 साल में क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमरी अच्छा खासा डेवलप हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत मेथड्स चाहिए। सेकेंडरी में शिफ्ट होने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियाँ डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी हर देश में। यूरोपियन कंट्रीज में तो आपने देखा होगा रशियन रेवोल्यूशन ये सब है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना आया था। लेकिन भाई इसके बाद एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ, सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में भी शिफ्ट आने लगा। क्यों, सर्विस सेक्टर इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट इन डेवलप कंट्रीज आर नाउ एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। कहता भैया सबसे ज़्यादा सेक्टर जो आज के टाइम पे ग्रोथ कर चुका है डेवलप कंट्रीज़ में वो सर्विस सेक्टर है। पता है क्यों, देखो जब लोगों की जेब में थोड़ा बहुत पैसा आता है ना, लोग अलग अलग तरीके की अय्याशियाँ, अलग अलग तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या अलग अलग तरीके की डिमांड्स रखते हैं। बाहर जाके खाना पसंद, टूरिज्म पसंद, सर्विस सेक्टर फिर अपने आप ही ग्रो करेगा, है कि नहीं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। तो एक चेंजेस आए ओवर द टाइम, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी में डोमिनेंस आ गई। क्वेश्चन क्या है इंडिया के लिए, क्या इंडिया ने भी ये सेम पैटर्न फॉलो करा क्या, वट टोटल प्रोडक्शन क्या थी एम्प्लॉयमेंट की इन 3 सेक्टर्स में, तो और क्या सिमिलर बदलाव आए इंडिया के अंदर भी। तो ये सवाल है आपके मन में, जैसे आपके अभी तो हम कोई इंडिया की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं क्या इंडिया में भी सेम यही पैटर्न हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, या फिर जो टोटल पैदावार प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है तीनों सेक्टरों में, कितना कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, किसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, और क्या सेम बदलाव रहे इंडिया में भी जितने बाकियों में रहे। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो अब इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं हम, इंडिया में क्या सीन रहा। तो देखो इंडिया में जो आप डाटा देखोगे बेटा, तो डाटा आप देखना आपकी बुक में एनसीईआरटी में रख नहीं पाया है इसको, ठीक है ना। डाटा जैसे आप एनसीईआरटी का देखो, मैं एक काम करूँगा, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस पर एनसीईआरटी की डाटा वाली फ़ोटो रख दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारा डाटा है वो वाला प्रोडक्शन डाटा जो है अपना 1977 से 78 और 17 से 18 में एक 40 साल का पीरियड अगर हम चेक करें तो क्या हुआ इन 40 साल में क्या फ़र्क पड़ा। कहते हैं ओवरऑल ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला, जितने भी 3 सेक्टर हैं वो तीनों ग्रो करे 40 से, ओके सही है भाई, ज़्यादा देश आगे बढ़ रहा है तो ठीक है। दूसरा, बिगेस्ट ग्रोथ क्या हुई, कहता है टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा इंक्रीज करा प्रोडक्शन। अच्छा जी, ओके आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन 3, डोमिनेंट सेक्टर नाउ, बोलता है 2017 से 18 में टर्शियरी सेक्टर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन चुका है इंडिया में, प्राइमरी सेक्टर को टेक ओवर करके। ये हमारे को पहले डाटा से चीज़ें, ओके। टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इंडिया में, मन में सवाल आना चाहिए। बेसिक सर्विस की बात करते हैं, देखो हर इंसान को बेसिक ज़रूरतें चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस, कोर्ट्स, और ये सब सर्विस देते हैं। पोस्ट ऑफिस चाहिए, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब सर्विस है। ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ये सब सर्विसेज है। तो जब ये बेसिक ज़रूरतें इंसान की निकलेंगी तो सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। हर इंसान सोचेगा ना कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, क्या बनाऊं जो मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, सर्विस। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हर इंसान ज़्यादातर उसी की डिमांड रखता है ना। हर इंसान को एम्बियंस, माहौल चाहिए, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना, बढ़िया से बढ़िया ग्रो। गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है प्रोवाइड करना बहुत सारी बेसिक सर्विस, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे इंडिया हो गई। बाकी डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर की बात करें, कहता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप करे, लेकिन इसको मोर, अब देखो खुद सोचो, प्राइमरी और सेकेंडरी भी कब ग्रो करते हैं, जब सपोर्ट सर्विसेज अच्छी हो। याद है हमने पढ़ा था भाई, प्राइमरी से सेकेंडरी में सामान पहुंचना है तो इन दोनों को सपोर्ट कौन करेगा, सर्विस सेक्टर तो सपोर्ट करेगा। एग्जाम्पल, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा अपना गुड्स ट्रेड होगा, स्टोर होगा, समझ रहे हो, तो वो जब ही तो होगा जब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि सर्विस ज़्यादा होगा। तो बोलता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करे तो उससे डिमांड भी तो बढ़ी ना सर्विस सेक्टर की। तो मतलब एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल पड़ा ना कि बाकी सेक्टर जब डेवलप करे तो हमारा सर्विस सेक्टर भी करा, और सर्विस सेक्टर भी तभी ग्रो करेगा जब प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेंगे। ये बात भी ध्यान रखना, अगर प्राइमरी होता ही नहीं, सेकेंडरी सर्विस नहीं होता, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। इनकम भी राइज हुई, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो अलग अलग तरीके की, जैसे खाना, टूरिज्म, प्राइवेट अस्पताल, ये सब चीज़ें मांगने लगे। स्पेशली नोटिसेबल है शहरों के अंदर ये ज़्यादा बदलाव दिखाई दे।
फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आ गया, आईटी सेक्टर आप कह सकते हो, है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है रैपिडली, है ना, जैसे एआई आ गया आज के टाइम पे, चैट जीपीटी, ये सब चीज़ें, तो भैया इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है, मोबाइल्स, इंटरनेट, है ना, तो ये सब चीज़ों की फिर डिमांड बढ़ने लगी बेटा। एक स्पेशल नोट अगर हम पढ़ें सर्विस सेक्टर के बारे में तो कहता है कि नॉट ऑल पार्ट्स आर ग्रोन इक्वली वेल, कहता है हमारे भारत के अंदर सारे सेक्टर बराबर से ग्रो नहीं करे हैं। क्यों? कहता है सर्विस सेक्टर में ना बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैं जो एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है ना। मतलब जब सर्विस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, तो जितना भी सर्विस सेक्टर, जैसे सर्विस सेक्टर भी तो बड़ा होगा ना, एक थोड़ा ना कि एक ही चीज़ सर्विस सेक्टर में होगी, टीचिंग सर्विस सेक्टर में आ जाती है, डॉक्टर, बहुत सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में। तो कह रहा है कि ये जो सर्विस सेक्टर है इसमें अलग अलग तरीके के लोग आ जाते हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके के कैसे कैसे हैं वो पढ़ते हैं। कहते हैं बहुत सारे हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, मतलब एक छोटा सा नंबर ऑफ पीपल था जिनके पास अच्छी खासी एजुकेशन और स्किल्स हैं, आईटी और फाइनेंस की बात कर लो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो ना ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर्स हो गए, पर्सनस हो गए, ट्रांसपोर्ट वर्क, अब ये भी सर्विसेज हैं लेकिन इसमें ज़्यादा एजुकेशन या स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादातर ये हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर में दिखाई देता है। ये जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं ये बेयरली अर्न करते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अब आपको मन में सवाल, भैया सर्विस सेक्टर तो फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आप कैसे कह रहे हो कि ये अपने कमाने के लिए ज़्यादा नहीं ग्रो कर पा रहे या ज़्यादा इनको कमाई नहीं मिल रही? मेरे भाई पता क्या है, आबादी ज़्यादा है ना, ज़्यादा लोग कमाएंगे तो उस तरीके से भी चलता है। बाकी दे डू दी, वैसे ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना इसका भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का हम आगे जाके समझेंगे। दे डू दीज जॉब बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। कह रहा है ये लोग इसलिए ये काम करते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस भी नहीं है ना, तो ये भी एक चीज़ रहती है, ठीक है ना। इसलिए लो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो ज़्यादा नहीं कमा पाते, यानी कि अगर हम सर्विस सेक्टर में बात करें तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हाई स्किल्ड वर्कर एंड मैनी, बहुत सारे लो स्किल्ड वर्कर्स हैं। हाई स्किल्ड वर्कर एजुकेशन अच्छे सब ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लो स्किल्ड वर्कर ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए सर्विस सेक्टर का भी सिर्फ एक ही पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं, इन शॉर्ट इंडिया की इकोनॉमी शिफ्ट हुई है, बिल्कुल सही बात है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विस बिकॉज ऑफ बेसिक ज़रूरतें और डेवलपमेंट बाकी सेक्टरों की ज़रूरत है। देखो ये क्वेश्चन आएगा कि सर्विस सेक्टर ऐसा क्यों ग्रो करा, देखो बेसिक ज़रूरतें सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती हैं, है ना, या फिर और सेक्टरों का डेवलपमेंट होना हो तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा अच्छे से ग्रो होना चाहिए, या फिर कभी इनकम ग्रो करे या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो करे तो सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर में ना क्या है ना, सिर्फ लिमिटेड जॉब, लेकिन ध्यान रखना मैनी पीपल इन द सर्विस सेक्टर आर नॉट डूइंग वेल एंड दे हैव लिमिटेड जॉब ऑप्शंस। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है सर्विस सेक्टर में, भले वो इतना अच्छा ग्रो कर रहा हो लेकिन ज़्यादातर लो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो ज़्यादा अपनी स्किल्स दिखाकर नहीं कमा पा रहे बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच स्किल्स। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन सेक्टर, बेटा ये तो अब हमने पढ़ लिया कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, हमने ये पढ़ लिया, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कहाँ काम कर रहा है ज़्यादातर। तो कहता है ये सेक्शन कंपेयर करने में मदद करता है कि जो जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड को जीडीपी अब हम क्यों नहीं बोल रहे, जो आजकल इंडिया जीवीए यूज़ करने लग गया है। जीडीपी में क्या होता था, जीडीपी के बाद जब जीडीपी निकलता है तो उसके बाद अगर हम टैक्स और सब्सिडीज़ को एडजस्ट कर लें तो उसके बाद जो वैल्यू बचता है हमारे पास, जो जीवीए बचता है, कि हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर इन इंडिया, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि पहले तो हम ये समझेंगे कौन ज़्यादा कहाँ पे काम कर रहा है, किस सेक्टर में, वो चीज़ समझेंगे, तो किससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकल रही है ना, और अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे समझेंगे। तो देखो प्रोडक्शन और उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आपको पता है टेरिटरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर सेकेंडरी आता है और आज के टाइम पे प्राइमरी सबसे कम कर रहा है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें कौन कहाँ काम कर रहा है, तो बेटा ग्राफ 3 वाला इमेज डाल देना इसके अंदर, ठीक है ना, हमारे एडिटर साहब ग्राफ 3 वाली इमेज डाल देना इसमें। नॉट शोन बट डिस्क्राइब, देखो एम्प्लॉयमेंट शेयर आप 1977 से 78 में और 2017 से 18 में देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट का शेयर देखते हैं। रिमार्केबल फैक्ट क्या है, ध्यान से समझना कि प्रोडक्शन तो धीरे धीरे टेरिटरी की ज़्यादा हुई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा शिफ्ट नहीं है। तो देखो ये समझ में आता है ना एक चीज़, जो ज़्यादा कमा रहा है वहाँ ज़्यादा लोग होने चाहिए, जो कम कमा रहा है सेक्टर में वहाँ कम लोग होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है, उल्टा सीन है। क्या सीन है, टेरिटरी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है लेकिन प्राइमरी सबसे कम प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन प्राइमरी में एम्प्लॉयमेंट आज भी सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ लोग आज भी सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा देश की एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में मिलेगी, जबकि सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको टेरिटरी करके दे रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है।
कह रहा है प्राइमरी सेक्टर अभी भी सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, यानी कि अभी भी लोग प्राइमरी में घुसे पड़े हैं। क्यों? कि भाई देखो, सर्विस सेक्टर में आप कह तो रहे हो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, निकल रहा है बढ़िया, पर लोग ज़्यादातर लो स्किल्ड वर्कर्स हैं वहाँ पे, वहाँ हाई स्किल्ड लोग नहीं हैं। अब वो डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इन सब के रोल्स आते हैं। तो भैया प्रोडक्शन में ऐसा क्यों शिफ्ट नहीं हुआ जैसा एम्प्लॉयमेंट में हुआ? नॉट न्यू इनफ जॉब्स। भाई क्रिएटेड सेकेंडरी और टर्शियरी में ज़्यादा नौकरी निकली ही नहीं है। इंडस्ट्रियल आउटपुट, प्रोडक्शन 9 गुना बढ़ा, लेकिन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 गुना बढ़ी। मतलब प्रोडक्शन 9 गुना बढ़ी, 9 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन मेरे भाई एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 गुना ज़्यादा हो रही है। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन 14 टाइम बढ़ गई, 14 गुना बढ़ गई प्रोडक्शन, लेकिन मेरे भाई सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना बढ़ी है। बताओ। तो द प्रॉब्लम इज दैट मोर पीपल देन नीडेड इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में फिर एक और प्रॉब्लम है कि अब एग्रीकल्चर आप खुद सोचो, एग्रीकल्चर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, आपको कि भैया बिल्कुल नहीं दे रहा, सबसे कम दे रहा है आज के टाइम पे, लेकिन लोग ज़्यादा घुसे पड़े हैं। तो इसका मतलब ऐसा होगा ना कि खेत तो इतना है, 5 जने की जरूरत है और 10-10 लोग लगे पड़े हैं, तो 5 लोग तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन काम 10 लोग कर रहे हैं। यहीं पे शुरुआत होती है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जहाँ पर 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं। हम कहेंगे देखो सब काम तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, देश में विकास हो रहा है, लेकिन नहीं, वहाँ से 5 की जरूरत है, 10 लगे पड़े हैं। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो अपना मोर देन हाफ ऑफ इंडिया के वर्कर जो है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं आज भी। सोचो, ये सेक्टर लेकिन सिर्फ 1/6 GVA का दे रहा है, मतलब पूरा जितना भी प्रोडक्शन निकल रहा है उसका सिर्फ 1/6 हिस्सा दे रहा है। समझ रहे हो? अगर आप टोटल 6 हिस्से निकालें तो 6 में से 1 हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर दे रहा है, लेकिन अगर हम 6 वर्करों की बात करें तो आधे से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा वर्कर वही काम कर रहे हैं। और सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो है ना, वो दे तो रहा है, लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा लोग, आधे से मतलब जितनी आबादी ने देश की उससे कम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। तो वहाँ फिर ज़्यादा प्रोडक्शन, अगर मान लो वहाँ अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई तो ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, हाँ, पर वहाँ भी प्रॉब्लम है। वहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग पास स्किल्स नहीं है, कैसे सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। मीनिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? पीपल वर्क तो कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग लेस देन देयर फुल पोटेंशियल, जितनी उनकी काबिलियत है उससे कम हो रहा है। मतलब वही समझ रहे हो, हिडन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इसे। कैसे? 5 मेंबर्स हैं, चाहिए वहाँ पे 3 लोग काम करने के लिए, तो 2 एक तरीके से बेरोजगारी हैं। जो अब किसी को भी मान लो उन 5 में लड़ाई हो सकती है उनके बीच में, क्या नहीं तुम बेरोजगार, तुम बेरोजगार, पर है तो सही। एग्जाम्पल, लक्ष्मी की फैमिली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाती थी। कहानी पढ़ लेना लक्ष्मी की। लक्ष्मी के पास एक खेत है, जितने ही 5 मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के, काम कर रहे हैं उसमें, और कोई काम ही नहीं है उनको। तो हर इंसान सेम का कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी बंदे हैं वो सब जने कम चाहिए होंगे, सारे उसी में लगे पड़े। 1 से 2 इंसान अगर कहीं और जाके काम कर ले तो यार प्रोडक्शन थोड़ी ना कम होएगी, प्रोडक्शन तो उतनी होगी, बल्कि वो कहीं जाके कमाएंगे, कुछ भी कमाएंगे, 10, 5, 20 रुपये कुछ भी कमाएंगे, तो कुछ तो कमाई आएगी, एक्स्ट्रा तो कमाई होगी। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही छोटे खेत में काम कर रहे हैं। और ऐसा सेम नहीं है भाई, लक्ष्मी की कहानी है तो ऐसे लाखों, 100 of 1000 फार्मर हैं लक्ष्मी की तरह। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, इफ बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से कहीं और जाके काम करें, ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अभी भी 1/6 पार्ट ही होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वहाँ से थोड़ी कम हो जाएगी। कहीं और जाके काम करोगे तो कहीं और काम मिलेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में भी होता है मेरे भाई। मतलब हमने तो अभी एग्रीकल्चर में पढ़ा, सर्विस सेक्टर में कैसा होता है? सर्विस सेक्टर शहरों में कैजुअल वर्कर लुकिंग फॉर डेली जॉब्स, पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर, है ना, ये सब लोग, इनको रोज काम मिलता है क्या? नहीं, कभी कभी मिलता है। ये लोग फिर क्या करते हैं? पीपल पुशिंग कार्ट, सेलिंग थिंग्स, स्ट्रीट में अपना कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, जैसे वो सब लोग जो है ना, वो कमा तो रहे हैं पूरे दिन में, लेकिन कितनी मेहनत करने के बाद कितना कम कमा रहे हैं बताओ। तो यहाँ भी तो ये ऐसी प्रॉब्लम है, किस दिन 100 कमा लिया, किस दिन 500 कमा लिया, किस दिन दिवाली का टाइम है तो ज़्यादा कमा लिया। तो ये जो जॉब्स हैं इनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे भाई लोगों के पास। की टेकवेज क्या है? कहते हैं इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज़ तो बहुत सारे लोगों को कर रहा है, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनती है प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि जितने लोग काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा, तो समझ रहे हो। और सेकेंडरी और टर्जरी की बात करें तो उसमें ज़्यादा जॉब है नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब सॉरी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है,
लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इनमें से निकल रही है। और यहाँ सॉरी प्राइमरी था नहीं तो एक सेकेंड, प्राइमरी में प्रोडक्शन सबसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन सबसे कम है और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और यहाँ सेकेंडरी में क्या है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट यहाँ है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, क्या यहाँ पर लोग काम नहीं करना चाह रहे? नहीं, काम तो करना चाह रहे हैं, ना तो स्किल्स है ना जॉब्स भी इतनी नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन तो निकल ही रही है। खैर उसमें वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पॉइंट है वहाँ स्किल्स नहीं है ना इतनी ज़्यादा, लोगों के पास एक्सेस वर्कर वाली सिचुएशन है ना। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एग्रीकल्चर में जो आ रही है ना वो कम आ रही है और लो अर्निंग है बहुत सारे सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। कहता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें, फिर हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें? भैया स्ट्रेटजीज बनाओ फिर, है ना। एग्रीकल्चर को बेहतर करो, इरिगेशन सिंचाई अच्छी करो जिससे खेती बाड़ी अच्छी हो, फार्मर्स जो हैं कुएँ बिल्ड करो उनके लिए, डैम्स बिल्ड करो, कैनाल्स नहरें लगाओ जिससे फार्मर अच्छी खासी सिंचाई करेंगे, पानी मिलेगा उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे वो, मतलब दो खेती कर सकते हैं वो एक ही साथ से, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं होती एक ही साल में दो खेती कर लेना, वो कर लेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलेगी उन्हें। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सड़क बेहतर बनाओ, ठीक है ना, रोड्स अच्छे बनाओ, ट्रांसपोर्ट अच्छा करो, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी करो, समझ लो, जिससे वो लोग क्या करेंगे, फार्मर्स जो है ना अपना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस जो है ना वो शहरों में जाके बेच सकेंगे। जब अच्छा रोड होगा, सब चीज़ होगा, जो भी एक्स्ट्रा सामान बचा रोडों में शहरों में जाके बेचिए, ट्रैक्टर पे जाके, समझ लो। अफोर्डेबल क्रेडिट, भैया लोन दो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, समझ लो। फार्मर्स जो है ना उनको फर्टिलाइजर चाहिए रहता है, सीड चाहिए रहता है, इक्विपमेंट चाहिए रहता है, अगर बैंक जो है उन्हें लोन दे देगा सस्ते दाम में, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, तो फार्मर उसे फिर अफोर्ड कर पाएंगे और फिर लोन ले लेंगे वो, ठीक है ना। दूसरा, इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करोगे भैया, इंडस्ट्री को कैसे आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें उन पर कैसे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ला सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब दाल की मील्स, जिससे आप क्या करोगे, प्रोसेस कर सकोगे, अड़हड़ या चिकपी को आप प्रोसेस कर सकोगे, ऐसी दाल का मील सेट करना। कोल्ड स्टोरेज, मतलब पोटैटोज और ऑनियंस के लिए कोल्ड स्टोरेज रखना, फैक्ट्रीज के लिए ना, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्टोरेज अच्छी बनाओ उनके लिए, हनी कलेक्शन के शेल्टर्स बनाओ, फार्मर्स जो है ना वो वाइल्ड हनी जिसे बेच सकें, वो सब चीज़ें, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री में क्या करोगे, लोगों के पास रहें, तो इससे क्या होगा, बड़े शहरों में लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। तो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा गांव में खोले, ऐसा होता है ना, ज़्यादातर सरकारें जब कभी भी कोई इंडस्ट्री खोल रही होती है ना, सरकार कहती है इस गांव में खोल लो, इस मोहल्ले में खोल लो, जिससे हम आपको टैक्स की बचत दे देंगे, ये बचत दे देंगे, आप ये मत पे करना, वो मत पर कोई भी इंडस्ट्री गाँव में नहीं जाना चाहती भाई, वो सोचे भाई यहाँ कैसे ग्रो करेंगे हम लोग, समझ लो। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। अगर हम आगे बात करें, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, समझ रहे हो, मतलब कैसे कैसे, ये सर्विस सेक्टर का आ गया भाई, सीधी सी बात है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, यंग आबादी है हमारी, है ना, जिनकी एज जो है वो 18 साल के स्कूल में है ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है बाहर काम धंधा करने लग जाते हैं छोटी उम्र से। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हायर करो, सपोर्ट करो स्टाफ को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस हो। एक स्टडी एस्टिमेट करती है 20 लाख 2 मिलियन जॉब जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो एजुकेशन सेक्टर में अकेले खुद से। हेल्थ की बात करें, इंप्रूव करो हेल्थ केयर, रिक्वायर मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज, दिस ऑल्सो क्रिएट अ सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इन सभी के समरी अगर हम बनाए सोल्यूशन के, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो, ठीक है ना, इसमें इंडस्ट्रियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, गाँव के ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के पास इंडस्ट्रियाँ खोलो, इसमें क्या करो भैया, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बढ़ाओ, समझ रहे हो, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ें, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम आगे चलें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग रीजनल एंड पोटेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब फाइनल पार्ट जो है ना वो हमारे इस चैप्टर का या वो डिस्कस करेगा एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अलग अलग एरियाज़ में, या इंट्रोड्यूस करो एक ऐसा लॉ जो गारंटी दे काम के लिए, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे सरकार को डेवलपिंग रीजनल में या एम्प्लॉयमेंट की क्या गारंटी देना चाहिए। तो देखो एक है टैपिंग रीजनल पोटेंशियल, मतलब हर एरिया के पास अपनी अपनी एक ताकत होती है जहाँ से वो ज़्यादा नौकरी या फिर जॉब्स ले सकते हैं, कमाई ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, कुछ कुछ एरिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है ना, तो और अच्छी फैसिलिटीज़ बनाओ अगर टूरिज़्म ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप बात करोगे अभी रिंगस, आज के टाइम पे खाटू श्याम, अभी तो देखो चीज़ें थोड़ी अलग चल रही हैं, पर अगर आप आज से देखोगे तो आज से 10 साल पहले तक भी कोई इतना वहाँ टूरिज़्म नहीं जाता था, इतने मतलब यात्री जो भी सारे अपने होते हैं, क्या कहते हैं, भक्त होते हैं जो भी, वो पहले इतना नहीं जाया करते थे। टूरिज़्म में देखो, टूरिज़्म बढ़ता है जब एक एक चीज़ें होती हैं, जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे देखो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम से लहर हो गई, हर दूसरा तीसरा बंदा आप देखोगे ऐसा कोई नहीं होगा जो खाटू श्याम नहीं जा रखा होगा, हर कोई, गलियों से बसें जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज से 10 साल पहले कोई इतना ज़्यादा नहीं कोई ध्यान देता था इन चीज़ों पे, बहुत से लोग हैं जो पहले भी करते थे,
पर वो एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया टूरिज़्म, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ भक्त जाने लगे बहुत सारे। तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर अगर हम भी गए हैं तो हम जब वहाँ जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। अब आज से 6-7 साल बाद वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। आप देखना, आपने खाटू श्याम जी का मंदिर भी देखा होगा, तो उसमें जगह चेंज हुई है। हर बार आप जाते होगे अलग अलग जगह से आपको दर्शन करने के रास्ता मिलता होगा। तो वो क्या है ना, वो डेवलपमेंट हो गई है। पहले आप कितना, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा नहीं आते थे, अपने यात्री या फिर जो भी भक्त हैं वो ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब ज़्यादा आते हैं, तो फिर ज़्यादा बड़ा बंदोबस्त चाहिए, भगदड़ ना हो जाए, प्रॉब्लम्स ना हो जाए। कहने का मतलब है जगह को पहचानो, किस जगह में क्या खासियत हो, फिर वहाँ से वैसे टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो टूरिज़्म बढ़ाओ, या फिर उस इलाके में क्या क्राफ्ट बढ़िया प्रोड्यूस हो रही है वो ध्यान दो। नई नई सर्विस जैसे IT सेक्टर पे, इस पे ध्यान दो इलाकों के अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग बेटा सरकार ही करके देती है ना। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक प्लानिंग कमीशन है, उसने स्टडी करा, सजेस्टेड दैट इम्प्रूव करोगे अगर टूरिज़्म, तो उससे आप 3.5 मिलियंस एडिशनल जॉब हर साल बना सकते हो। सोचो कितनी बड़ी चीज़ है। दूसरा, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लाई थी सरकार, मनरेगा जिसे कहा जाता है, मनरेगा या मगनरेगा आप कह लो। प्रॉब्लम क्या था कि गांव के इलाकों में जहां पर गवर्नमेंट ने ना क्या करा कि मगनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, बहुत ध्यान रखना 2005 का ये एक्ट है, ठीक है ना। इसके तहत क्या करा गया, ये गांव के इलाकों में है और 100 डे की आपको एम्प्लॉयमेंट, 100 दिनों की आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है कि सरकार आपको 100 दिन तक की आपको दिहाड़ी या तो अगर आपको काम देगी 100 दिन तक का, और फिर दिहाड़ी देगी। अगर काम भी नहीं दिया सरकार ने तो 100 दिन की दिहाड़ी आपको पक्का मिलेगी। अगर गवर्नमेंट फेल हो गई तो 100 दिन तक की आपको फ्री में दिहाड़ी मिलेगी। मान लो अगर एक दिन की दिहाड़ी 200 रुपये है तो 100 से गुना कर लो, 100 दिन के हिसाब से आपको इतना रुपया सरकार देगी बेटा, ठीक है ना। चलें आगे, क्या क्या वर्क हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन टाइप के वर्क, जो भी काम होगा सरकार आपको काम देगी, काम कराएगी, पैसा देगी। अब बेटा सेक्टर जो होते हैं ना हमारे, वो सिर्फ प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी नहीं होते, उसको 2 टाइप से और हम पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज मतलब पूरे तरीके से। ये सेक्टर बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ रखे हैं इससे, इंक्लूड प्लेस ऑफ वर्क एंड एंटरप्राइजेस वेयर एम्प्लॉयमेंट टर्म, मतलब देखो ऐसी संस्था, ऐसी कंपनी या ऐसी जगह बिजनेस काम करने की एक ऐसी जगह जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, आपको रोजाना काम मिल रहा है, स्टेबल है आपकी एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई आपको काम से निकाल नहीं रहा, आपको एश्योर्ड वर्क, जो आपको काम है वही आपसे कराया जाएगा। सरकार के तहत वो कंपनियां या जो भी, अगर खुद का सरकार का ही गवर्नमेंट जॉब है तो वो रजिस्टर्ड होंगी। सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। कौन कौन से रूल्स, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, है ना, और शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस तरीके से। फीचर क्या होते हैं इसमें कुछ प्रोसेस एंड प्रोसीजर होते हैं। एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी मिलती है, लोगों को इतनी आसानी से काम से नहीं निकाला जा सकता। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, पेड लीव मिलेगी आपको, समझ रहे हो, मतलब फ़ायदा, अगर आप जा रहे हो तो आपको लीव पेड मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई तुम छुट्टी करोगे तुम्हारा पैसा काट देंगे, ऐसा नहीं है। हॉलीडेज मिलेगा बेटा, PF कटता है आपका, ग्रेच्युटी मिलती है आपको, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है यहाँ पे, पीने मतलब सैनिटेशन है, साफ़ सुथरा माहौल है, गंदा माहौल नहीं है। उसके बाद पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद, बहुत सारी फैसिलिटीज, मज़ेदार चीज़, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ कौन काम करता है, देखो यार, मान लो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़, फैक्ट्रीज़ में भी देखो होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज मान लो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना। इवन लाइक कांता का आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, इवन सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो है ना, जो अपने आप को रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट से, तो वो भी ये इस सेक्टर का पार्ट हो सकता है। यूँ मत सोचना कि इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं। फिर आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल इसका उल्टा, छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं बटी हुई हर इलाकों में, और ये गवर्नमेंट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट के आउटसाइड कंट्रोल में होती हैं, ठीक है ना। और इसमें रूल्स जो है ना, ऐसा समझ लो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन फॉलो नहीं किए जाते। रूल तो हर जगह होगा, सरकार ने कानून बनाया तो हर जगह, फॉलो नहीं करते। ये जॉब्स लो पेड होती हैं। लो पेड मतलब यहाँ पर मान लो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे पहली बात, क्योंकि और रेगुलर भी काम नहीं मिलेगा, कोई तरीका नहीं होगा इन सेक्टरों में काम करने का, ठीक है ना। और 6-6 महीने तक, 5-5 महीने तक सैलरी मिले नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इंसान मजबूर होता है, उसे काम करना पड़ता है, क्या करें। नो प्रोविज़न, ओवर टाइम पे करना पड़ता है। पेड लीव्स उसको जो है ना, क्या कहते हैं, मिली नहीं मिली, तो वहाँ पे तो देखो पेड लीव मिल रही थी। ये डिपेंड करता है कि आपको इसमें पेड लीव नहीं मिलेगी, ठीक है ना, मिल भी सकती है कहीं ना कहीं। हॉलीडेज़ इसमें आपको नहीं मिलता, अगर बीमार पड़ गए तो भी आओ, समझ रही है, ये सब सीन है। इसमें आप जो है सीजनली जो है ना स्टॉप कर सकते हो, मतलब अगर मान लो कहीं काम नहीं है तो अगले महीने आपको मालिक ने बोला भैया अगले 2 महीने मत आइयो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। कौन काम करता है यहाँ, जो इंसान बेटा छोटा सा जॉब कर रहा हो अपने खुद से ना, स्ट्रीट वेंडर, रिपेयर पर्सन ऐसे, या कहीं छोटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कहीं पे भी आप मान लो जहाँ आपको ध्यान ना दिया जाए वहाँ पे आपको काम पे लगा रखा हो, इस तरीके से, ठीक है ना। डिफरेंसेस बेटा इसके पढ़ लेना, मैं लगभग सारे बता चुका हूँ आपको, बहुत आसान है डिफरेंस पढ़ना। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अनऑर्गेनाइज में प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको बचाएं? तो भैया इसको बचाओ कैसे? तो सरकार का बहुत बड़ा रोल पड़ता है, कैसे कैसे बचा सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की लिमिटेशन अगर हम पढ़ें तो देखो, जॉब्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिज़ायरेबल है, लेकिन वो फास्ट ग्रो नहीं करती, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनाइज बिजनेस, ऑर्गेनाइज की बात करो मैं, अनऑर्गेनाइज की नहीं, कुछ ऑर्गेनाइज बिजनेस ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज की तरह काम करते हैं ताकि वो टैक्स से बच सकें या लेबर लॉ से बच सकें, इग्नोर करते हैं उसको। और फिर इस कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब में काम करें। क्योंकि देखो, अगर आप काम तरीके से करोगे तो एम्प्लॉय को पता है मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गलत होगा चढ़ जाऊँगा, है ना। तो वो सेक्टर फास्ट ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को बोल ही नहीं सकते भाई थोड़ा रुक जा, काम कर ले ज़्यादा, बोलेगा पैसा लूँगा, प्रॉब्लम है। नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये फिर चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, है ना, टैक्स से बचना चाहते हो फॉर एग्जांपल, ऐसा मान लो, या फिर आप ऐसा करना चाहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो या कुछ भी हो, आप अपना मुनाफा ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप थोड़ा तरीके से काम नहीं करोगे, है ना। वहाँ फोर्स किया जाएगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए, जहाँ लो सैलरीज भी होंगी, आपको ये भी कहा जाएगा कि भाई इस महीने सैलरी नहीं दूंगा तेरे को, ये हो जा। इंसान मजबूर है, क्या करे, लो और इरेगुलर वेजेस आपको मिल रही हैं, अर्निंग्स, है ना, नो सिक्योरिटी, कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो 1990 से बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब लॉस्ट हुई हैं, और फिर वहाँ पर लो पेइंग पे उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क में जाना पड़ा है, ठीक है ना। जिस वजह से हुआ क्या है कि देखो, सरकार को ना प्रोटेक्ट करना चाहिए इसको। तो प्रोटेक्शन चाहिए किसको? उन सभी लोगों को जो फॉर एग्जांपल गांव में रह रहे हैं, ठीक है ना, जिससे पीड़ित हो रहे हैं गांव, जो मान लो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों पे जाके काम करते हैं, तो वो बंदा उससे एक्सप्लॉयटेशन करेगा। कहता है लगभग 80% ये लोग हैं इंडिया के अंदर, गाँव के अंदर, रूरल हाउस होल्ड, या फिर शेयर क्रॉपर्स जो अपनी खेती बाड़ी किराए पे जाके खेतों में करते हैं, या कलाकार लोग हैं ना, इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इनको चाहिए क्या भैया? इनको ये चाहिए ना कि एक तो क्या है भैया, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ तो लोन मेरे को टाइम से मिल जाए, तो मैं खुद से अपने खेत पे काम कर लूँ, स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए, मतलब बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार दे सकती है, समझ रहे हो। गाँव में भी, गाँव शहरों में क्या प्रॉब्लम है? शहरों में बेटा कोई स्ट्रीट वेंडर हो गया, कोई ना अपना लोड वर्कर्स हो गए जो सामान उठा रहे हैं, या कोई कपड़े बनाने वाले बंदे, रैग पिकर्स हो गए, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब लोग छोटे मोटे, इनको क्या चाहिए? तो देखो, ये चाहते हैं कि भैया गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे जिससे हम अपना सामान अच्छे से बेच सकें, हमारे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके साथ बेटा सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, SC ST कास्ट, छोटी कास्टों के साथ भेदभाव किया जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। कंक्लूजन क्या है? देखो, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और अगर आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना चाहते हो मेरे भाई, तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तभी देश में विकास होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो पब्लिक सेक्टर बेटा ऐसा सेक्टर जो सरकार चलाती है, प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर जो प्राइवेट कंपनीज चलाती है, ठीक है ना। इसमें क्या है भैया, सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। रेलवेज का एग्जांपल है, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट के स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल। इसमें पैसा मकसद कमाने का नहीं है, मतलब मकसद कमाने का आपका मोटिव नहीं है, इसमें सर्विस देने का मोटिव है आपका। और गवर्नमेंट इसमें पैसा कैसे, जायज़ बात है, सरकार इसमें पैसा कमाना चाह नहीं रही, तो इनको चलाने में तो नुकसान होगा, फ्री में सब चीज़ प्रोवाइड करेगी तो सरकार इसमें पैसा कहाँ से लगा रही है? टैक्स से लगा रही है, आपसे इकट्ठा करके। प्राइवेट सेक्टर जायज़ बात है, प्राइवेट कंपनियाँ चलाती हैं, ठीक है ना, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, है ना, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारी दुकानें। इन सब का मेन मकसद क्या है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ये कैसे पैसा कमाएंगे भाई? लोग इनको पैसा देंगे, सामान खरीदेंगे, इनके पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है ना, वो ऐसी सर्विसेज आपको क्यों दे रही है? गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर वाली सर्विसेज क्यों दे रही है मेरे भाई? गवर्नमेंट का मकसद समझो ना, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? गवर्नमेंट का प्राइमरी मकसद तो यह है देश में भला करना, हर इंसान का हेल्थ, एजुकेशन पे ध्यान देना, सेफ पानी, साफ़ पानी मिले आपको घर मिले रहने के लिए, है ना, फूड अच्छे से मिले, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना। तो सरकार तो भैया मेन मकसद सरकार चला ही क्यों रही हो? देश में विकास करने के लिए, ठीक है, अपना खुद का भला करने के लिए नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे बिजली अफोर्डेबल रेट पे आपको दे दी जाए, है ना, सपोर्ट करना फार्मरों को, उनको राशन शॉप में लो प्राइस सेट कर देना, एक्टिविटीज़ क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, वो सारी बातें यहाँ पर, समझ रहे हो। तो मेरे भाइयों, लगभग मैंने चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करी है 1 शॉट के अंदर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मेरी PYQ वाली वीडियो देख लेना, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँ, किन किन सेक्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है बेटा।